यह तीसरी बार है जब ईश खदान के दक्षिणी भाग में गया है, क्योंकि उसका मानना है कि वहां अभी भी पाइट के अवशेष छिपे हुए हैं। हालांकि खुदाई के दौरान भूविज्ञानी को एक रेटलस्नेक जहरीला सांप काट लेता है और जहर चूसने की कोशिश में वह अपने हाथ पर कट लगा लेता है। मदद के लिए फोन करने के लिए अपने सेल फोन को उठाते समय ईश उसे एक गड्ढे में गिरा देता है। अगले कुछ घंटों में ईश को अपने जीवन में अब तक का सबसे बड़ा दर्द सहना पड़ता है और उसे तेज बुखार हो जाता है। जब वह जागता है और अपने हाथ को देखता है तो पाता है कि उसका हाथ पूरी तरह सूज गया है, लेकिन फिर भी वह मदद मांगने के लिए उठ नहीं पाता है। उस रात ईश ने देखा कि 2 लोग उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चल पानी के कुछ घूंट पीने के बाद भूविज्ञानी वापस बिस्तर पर चला जाता है और अगली सुबह तक कुछ देर और सोता है। जब उसे एहसास होता है कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है, नहाने के बाद वह अपनी कार के पास जाता है और देखता है कि वह धूल से ढकी हुई है, जैसे वह काफी समय से वहां खड़ी थी। जब वह सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है तो ईश को पता चलता है कि वह जगह सुनसान है। एक साइन बोर्ड पर उन्होंने संदेश देखा जिसमें लिखा था कि एक अत्यधिक संक्रामक रोगाणु के कारण वैश्विक संक्रमण के कारण अमेरिकी सरकार ने आश्रय स्थलों को निलंबित कर दिया है। यह संदेश पढ़ने के बाद ईश को पता चलता है कि जब वह बाहर था तो उसके साथ क्या हुआ था और वह अपने माता पिता के घर चला जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो भूविज्ञानी को पता चलता उस रात ईश को अपने पुराने कमरे में सोने का मौका मिलता है और सुबह वह चर्च जाने का निर्णय लेता है, जहां उसे दर्जनों विश्वासियों के शव मिलते हैं जो ईश्वर द्वारा बचाए जाने की आशा में वहां गए थे। इसके बाद ईश कुछ जीवनयापन संबंधी सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाता है और शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि पुल बंद है। क्रोधित होकर वह छत पर बने पूल में गर्म पानी में डुबकी लगाने के बाद ईश बार में जाने का निर्णय लेती है और मिल्टन तथा एनी के अचानक आ जाने से आश्चर्यचकित हो जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि भूविज्ञानी पिछले 3 सप्ताह में हुई हर घटना से कुछ हद तक अनभिज्ञ है, तो मिल्टन उन्हें एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उस संक्रमण के बारे में विस्तार से बताया गया है जिसने लाखों लोगों अगली सुबह तीनों बचे हुए लोग मिल्टन द्वारा तैयार किया गया भोजन खाते हैं और ईश बताता है कि वह अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में बाहर जाने की योजना बना रहा है। इस बिंदु पर भूविज्ञानी को पता चलता है कि उसके साथियों के पास एक बहुत ही सुनियोजित योजना है कि वे कैसे सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि होटल का जनरेटर कुछ सप्ताह तक चलता रहेगा। यह सुनकर ईश को आश्चर्य होता है कि वे जीवित रहने के अन्य तरीकों की तलाश में दुनिया में क्यों नहीं निकलते, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने सहा है उसके बाद उनमें से कोई भी अधिक समय तक जीने का इरादा नहीं रखता, क्योंकि वे दोनों ही जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं देखते। जब ईश को यह एहसास होता है कि उन दोनों की उस होटल में मृत्यु निश्चित है तो वह वहां से चले जाने हताश होकर वह व्यक्ति एक्सीलेटर पर अपना पैर रख देता है और तभी गति रोकता है जब उसे सड़क के बीच में एक कुत्ता खड़ा दिखाई देता है। ईश ने उस जानवर को गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम लकी रखा। कुत्ते को कार में बिठाने के बाद भूविज्ञानी अपने शहर वापस चला जाता है और एक पुस्तकालय में रुकने का फैसला करता है, जहां वह अध्ययन के लिए विभिन्न विषय 1 वर्ष तक यह जोड़ी किसी तरह एक साथ रहती है तथा ईश पागलपन के कुछ दौरों के बावजूद पागल न होने के लिए हर संभव प्रयास करता है। युवावस्था में भूविज्ञानी एकांत को बहुत बड़ा वरदान मानते थे, लेकिन अब जब उसके पास अन्य लोगों से मिलने का विकल्प नहीं है तो उसे एहसास होता है कि अकेलापन सबसे बुरी निंदाओं में से एक है। एक दिन क्षितिज की ओर देखते हुए उसे देखकर महिला डर जाती है और आत्मरक्षा के लिए बंदूक पकड़ लेती है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि ईश कोई खतरा नहीं है तो वह उसे अपने घर में स्वागत करने का फैसला करती है और उसे बताती है कि वह कुछ दिन पहले ही शहर में आई है। अपने मेहमान के साथ चाय पीते हुए एम्मा उसे सैन फ्रांसिस्को की अपनी यात्रा के बारे में बताती है और ईश को घर में रात बिताने घर के चारों ओर नजर डालने के बाद एम्मा बगीचे की मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करती है कि क्या यह रोपण के लिए उपयुक्त है। इस बिंदु पर ईश उस रस्सी को काटने के लिए दौड़ता है जिसे उसने छत से लटका रखा था, क्योंकि अब जब उसे कोई और मिल गया है तो वह जीवित रहने में ही अपनी सार्थकता समझ सकता है।
पेंट्री में झांकते हुए एमा को पता चलता है कि घर में चूहे। दुकान पर पहुंचते हैं तो दंपति अपनी जरूरत की सभी चीजें लेने के लिए तो ट्रॉलियों में अलग हो जाते हैं और एमा फर्श पर पड़ी एक माँ और उसके बच्चे की लाश देखकर थोड़ा चौंक जाती है। हाल के महीनों में जो कुछ भी उसने सहा है, उसके बाद भी महिला को अपने आसपास मौजूद इतने सारे शवों की आदत नहीं पड़ पाई है और वह अंत तक उनके अस्तित्व के लिए लड़ने को तैयार है। एम्मा के साथ एक नया परिवार बनाने के लिए उत्साहित ईश घर की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सौर पैनलों की ओर जाता है और एक दुर्घटना में उसका पैर टूट जाता है। सौभाग्य से वह घाव के उपचार के लिए एम्मा की मदद पर भरोसा कर सकता है और महिला बताती है कि उसे अन्य लोगों के आसपास रहना याद आता है। जब ईश की हालत ठीक हो जाती है तो एम्मा उसे बताती है कि हालांकि एम्मा उसे आश्वस्त करने में सफल हो जाती है और अगले ही दिन ईश गर्भपात संबंधी पुस्तकों की तलाश में पुस्तकालय में चला जाता है, क्योंकि जब प्रसव की बात आती है तो उसकी पत्नी को प्रशिक्षित पेशेवरों वाले अस्पताल का समर्थन नहीं मिलेगा। अगले कुछ महीनों में एम्मा संतुलित आहार बनाए रखने का प्रयास करती है, लेकिन एक दिन उसे मांस खाने की इच्छा हुई तो उसका पति काम करते समय ईश को बीमार महसूस होने लगता है और काम जारी रखने से पहले उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए। जानवर से सभी आवश्यक भागों को निकालने के बाद वह व्यक्ति घर लौटता है और अंततः सौर पैनलों को जोड़ने का काम पूरा करता है। अपने प्राकृतिक शिकारियों के लुप्त होने के साथ ही चूहों की संख्या तेजी से बढ़ी और वे सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर एम्मा पार करने से रोकने के लिए हमलावरों पर गोली चलाती है। ईश कचरे से छुटकारा पाने के लिए आग जलाता है और उस गाय के शव को जलाता है जिसका उसने कुछ दिन पहले शिकार किया था, क्योंकि उस जानवर की गंध चूहों को आकर्षित कर रही थी। हालांकि योजना ठीक से नहीं चलती और जानवर घर में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। दोनों ने जल्दी से घर में प्रवेश किया। उसी समय दर्जनों चूहे घर में घुस आते हैं और आदमी पूरी रात उन्हें मारने की कोशिश में बिता देता है। आक्रमणकारियों को खत्म करने के बाद वह एमा को लाई के घावों का इलाज करने में मदद करता है और कुत्ता जीवित रहने में सफल हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चूहों को गली की बिल्लियों ने खत्म कर दिया, जो कुत्तों की तुलना में अपने दम पर बेहतर ढंग से जीवित। सर्वनाश के बाद छठे वर्ष में ईश एक लंबे दिन के शिकार के बाद घर लौट रहा होता है और गलती से सड़क पर एक जानवर को कुचल देता है। जब वह यह देखने के लिए नीचे जाता है कि क्या वह प्राणी जीवित है, तो उसे एक लड़की दिखाई देती है और वह उससे संपर्क करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। भयभीत होकर लड़की उसे दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही उसे हालांकि समूह में शामिल होने के बजाय युवती जंगल में अकेले जाने का निर्णय लेती है। लेकिन जब ईश वाहन में वापस आता है तो वह उसका पीछा करती है और ट्रक के पीछे छिप जाती है। घर पहुंचने पर वह व्यक्ति अपने परिवार को ईवी से मिलवाता है, लेकिन लड़की चुप रहती है और ईश उसे इसकी आदत डालने के लिए समय देने का निर्णय लेता है। भोर में मोरेन लड़की के लिए और जब ईवी नहा रही होती है तो मोरेन उसके बैग में रखी वस्तुओं पर नजर डालने का निर्णय लेती है। ऐसा करते हुए महिला को भयावह चित्रों की एक नोटबुक मिलती है और वह अपने नए मेहमान के स्वागत के लिए एक कमरा तैयार करती है। इस बीच ईश और जॉर्ज शिकार पर जाते हैं और वह झोपड़ी ढूंढते हैं जहां लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। ईवी के परिवार के साथ क्या हुआ? उस समय परिवार उसे गोद लेने का निर्णय लेता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे एक खुशहाल बचपन जीने का मौका मिले। कुछ सप्ताह बाद एम्मा और ईशा के घर तीसरा बच्चा आता है और दंपति बहुत खुश होते हैं। लगभग एक वर्ष बाद जब बच्चे बगीचे में खेल रहे होते हैं, ईश को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वह अपनी बंदूक निकाल लेता है। एम्मा और जॉर्ज के साथ ईश और एम्मा ने 7 साल पहले दीवार पर अन्य जीवित बचे लोगों के अस्तित्व के बारे में लिखा था और उनके पास जाने का फैसला किया था। उन्हें भोजन कराने के बाद मॉरीन और जॉर्ज बताते हैं कि यदि वे शहर में रहने के इच्छुक हों तो उनके लिए पड़ोस में एक घर उपलब्ध है। समस्या यह है कि ईश इस विचार से सहमत नहीं है और अपनी पत्नी को बताता है कि उसे लगता है कि इन लोग तलाशी के दौरान मॉली एक परित्यक्त अस्पताल में घुस जाती है और आवश्यक सामान लेने के लिए एक गली के कुत्ते से भिड़ जाती है। अग्निशामक यंत्र से जानवर को डराकर भगाने के बाद डॉक्टर दवाइयों की अलमारी खोलती है और वह सब कुछ उठा लेती है
जो वह उठा सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ईश को एहसास हुआ कि वह उन 3 अजनबियों पर भरोसा कर सकता है। और एक बार फिर बाद मॉरीन ने भी अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और जॉर्ज पिता बनने से बहुत रोमांचित था। कुछ ही समय में तीनों परिवार एक छोटे समुदाय में बदल गए और हीथर के 13वें जन्मदिन के लिए एक पार्टी का आयोजन करने के लिए एकत्र हुए। उस दिन भारी तूफान आता है और लड़की को पता चलता है कि लकी घर पर नहीं है। अपने कुत्ते के बारे में चिंतित ईश उसे ढूंढ सुबह होने पर वह आदमी लकी को अपने घर के बगीचे में दफना देता है। जब वह काम कर रहा होता है तो वह एक कॉगर को बच्चों पर हमला करने के लिए आते हुए देखता है। वह तुरंत जानवर के सामने कूद पड़ता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। जिस व्यक्ति ने उसे जंगल से बचाया था, उसे एक कॉगर द्वारा खरोंचे और काटे जाने पर ईवी कई वर्षों में पहली बार बोलने को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता मिलने के बाद एम्मा बिल्ली का शिकार करने निकल पड़ती है और 3 गोलियों से उस कॉगर को मार गिराती है। कुछ सप्ताह के सुधार के बाद ईश फिर से चलने लगा और धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। कुछ वर्षों बाद जीन का सबसे बड़ा बेटा हीदर और राफे वयस्क हो जाते हैं और सैन फ्रांसिस्को के बाहर की दुनिया को देखने के लिए देश भर। कुछ सप्ताह बाद परिवार सूखे से प्रभावित हो जाता है और ईश यह जानने के लिए जलाशय पर जाता है कि क्या हो रहा है। हालांकि रास्ते में उसे जीवित बचे लोगों से भरा एक ट्रेलर मिलता है और वह तेजी से घर वापस आ जाता है। चूंकि वह हमेशा सतर्क रहता है, इसलिए ईश को अजनबियों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। लेकिन चार्ली उनका पीछा करता है और उनसे दोस्ती करने की बातचीत के दौरान चार्ली ने बताया कि उसके पास एक ड्रिल है और वह इसका उपयोग संपत्ति पर कुआं खोदने के लिए करना चाहता है। अगले 3 दिनों में वह आदमी और उसकी टीम पानी खोदने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और बदले में चार्ली ईश से ईंधन का स्टॉक करने में मदद मांगता है ताकि कुआं तैयार होने पर उसका कबीला अपनी यात्रा जारी रख सके। हालांकि जब वह एम्मा को अपने अविश्वास के बारे में बताता है तो महिला उसे डांटती है और कहती है कि ईश को लोगों पर थोड़ा और भरोसा करना सीखना होगा। अपने दिमाग को शांत करने और विचारों को व्यवस्थित करने के प्रयास में वह व्यक्ति अकेले जंगल में टहलने का निर्णय लेता है और अंततः रास्ता भटक जाता है। जैसे जैसे रात होती है, एम्मा को चिंता होने लगती है। हालांकि जब उसे एहसास होता है कि उसके पति को अपने दिमाग को साफ करने के लिए कुछ समय अकेले में बिताने की जरूरत है, तो एम्मा उसे डराने के लिए माफ करने का फैसला करती है और यह मानने लगती है कि चार्ली के बारे में वह सही हो सकता है। अगली सुबह परिवार के पुरुषों ने कुआं खोदने का अपना अभियान जारी रखा और कई दिनों की मेहनत के बाद वे अंततः पानी। उस रात समारोह के बाद वह आदमी खलिहान में ईवी पर हमला करता है और लड़की की चीखें सुनकर ईश उसकी मदद के लिए दौड़ता है। क्रोधित होकर वह अपने परिवार से मिलता है और वे सभी इस बात पर सहमत होने का प्रयास करते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वे जानते हैं कि चार्ली एक शिकारी है। जब एम्मा को ये बताया जाता है कि क्या हुआ है, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने से थोड़ा हाथ में लेकर ईश चार्ली के ट्रेलर के पास जाता है और उससे संपत्ति छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह व्यक्ति इनकार कर देता है। तभी एम्मा और उसका परिवार बंदूकें लेकर वहां आ जाता है और चार्ली उनका मजाक उड़ाता है, ये देखकर कि वह आदमी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है तथा उसे विश्वास है कि वह इससे बच जाएगा। ईश और एम्मा चार्ली की टीम के सदस्यों को ये खबर देने जाते हैं और उन्हें सिलास के साथ रहने या चले जाने का विकल्प देते हैं। वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने नेता के संदिग्ध चरित्र को जानता था, इसलिए चार्ली के साथ जो कुछ हुआ उस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और उसके सबसे अच्छे दोस्त से मुंह मोड़ लिया। समुदाय से निष्कासित होने के बाद सिलास वहां से चला जाता है। 3 वर्ष बीत जाते हैं और जब सब कुछ ठीक लगता है, जॉय, ईश और एम्मा के सबसे छोटे बेटे में उसी बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं जिसने मानवता को लगभग विलुप्त कर दिया था। कुछ ही समय में रोगाणु समुदाय के अन्य सदस्यों में फैल जाता है और मॉली सबसे कमजोर लोगों के इलाज के लिए सबसे अधिक प्रतिरोधी लोगों की मदद लेती है। अपने बेटे को बीमार देखकर दुखी होने की समस्या यह है कि यात्रा के दौरान राफे की जान चली गई और यह सुनकर ईश को विश्वास होने लगता है कि उसे चार्ली की जान लेने की सजा मिल रही है। अपने मित्रों और परिवार के लिए दवा लेने के प्रयास में
वह व्यक्ति अपनी साइकिल पर सैन फ्रांसिस्को पुल पार करता है और एक परित्यक्त अस्पताल में घुस जाता है। जाने से पहले ईश चैपल में प्रवेश करता है और अपने द्वारा किए गए इसलिए वह जॉय की जगह लेने की विनती करता है। जब उसे पता चलता है कि उसका पहला बच्चा कभी घर वापस नहीं आएगा तो जीन उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ और हीदर उसे बताती है कि यात्रा के दौरान उन्हें लाल रंग से बने कुछ तीर मिले। रास्ते में दोनों युवाओं को एहसास हुआ कि लोगों की तलाश उन्हें उनकी योजना से कहीं अधिक आगे ले जा रही थी, इसलिए उन्होंने घर। हालांकि वापसी की यात्रा से पहले दंपति ने आराम करने के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर डेरा डालने का निर्णय लिया। तभी एक चोर उनके पास आया और उनका सारा भोजन लूटना चाहता था। जब राफे को एहसास हुआ कि वह व्यक्ति उन्हें चोट पहुंचाने पर आमादा है तो उसने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसके पेट में चाकू से वार हो गया, अपने प्रेमी को घायल। अगली सुबह कोरी उस आदमी के बारे में पूछता है जिसने उस युवक की हत्या की थी और हीदर उसके हाथ पर बने टैटू के बारे में बताती है। उस समय कोरी को पता चलता है कि यह सिलास था जिसने उन पर हमला किया था, लेकिन वह इस जानकारी को अपने तक ही रखने का फैसला करता है। इस बीच ईश अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। शिविर में संक्रमित सब कुछ सप्ताह तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद एक दिन युवक प्रतिरोध नहीं कर पाता और शोक की पीड़ा में खो जाता है। एम्मा द्वारा दीवार पर लिखे नोट को मिटाने के बाद वह लाइब्रेरी की ओर चला जाता है और वहां जो भी चीज उसके सामने आती है उसे नष्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह जॉय की पसंदीदा जगह थी। हालांकि समय और अपनी पत्नी के सहयोग से ईश आगे बढ़ने में एक दिन जंगल में एकांत भ्रमण के दौरान भूविज्ञानी को सुंदर सूर्यास्त का अवलोकन करने का मौका मिलता है और तब उसे एहसास होता है कि जिसकी उसे उम्मीद थी वही हुआ है। पृथ्वी स्वस्थ हो गई है। अपने बेटे की मृत्यु के 1 वर्ष बाद ईश को जॉय की एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उस युवक ने अपनी सारी प्रतिभा का वर्णन किया है। हालांकि उन्हें विश्वविद्यालय जाने का मौका नहीं मिला। अपने बेटे द्वारा उस नोटबुक में दर्ज कुछ विचारों को पढ़कर ईश को पता चला कि उस युवक का सपना अन्य जीवित बचे लोगों से मिलना और उनके साथ अपने आविष्कारों को साझा करना था। इसलिए अपने बेटे की स्मृति को सम्मानित करने के प्रयास में भूविज्ञानी जॉय के नोट्स का उपयोग करके एक रेडियो उपकरण बनाने का निर्णय लेता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ग्रह पर। अपने दोस्तों की मदद से ईश इस परियोजना को शुरू करने में कामयाब हो जाता है और दूसरी कॉलोनी से संपर्क करने के लिए दिन में कई घंटे बिताता है। अपने पति को नए प्रोजेक्ट के प्रति जुनूसी देखकर एम्मा उसे कुछ मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाने का फैसला करती है, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ एक बेसबॉल खेल का आयोजन करती है। उनके जाने के बाद हीदर ने यात्रा के अनुसार तीरों के साथ संख्याओं का एक क्रम भी था, जिसे सुनकर ईश रेडियो पर वापस आ गई। उस व्यक्ति का मानना है कि हीदर द्वारा याद किए गए नंबरों की आवृत्ति पर ट्यूनिंग करके वह अन्य जीवित बचे लोगों से संपर्क कर सकेगा। अधिक लोगों को जीवित पाने की संभावना से उत्साहित एम्मा और कॉलोनी के अन्य निवासी वहां पहुंचते हैं और पेनेलोपी की आवाज सुनकर रोमांचित हो जाते हैं। अगले सप्ताहों में ईश और उसके दोस्तों ने वहां जाने के लिए स्वयं को संगठित किया और उस समुदाय के लोगों के साथ मिलकर एक ऐसी कॉलोनी बनाई जो पहले से भी बड़ी और मजबूत थी। 90% से अधिक मनुष्यों को नष्ट करने वाले सर्वनाश की शुरुआत के 50 वर्ष बाद भूविज्ञानी अपना हथौड़ा हीथर के सबसे बड़े बेटे जैक को सौंप देता है और अपने पोते पोतियों से मिलने का। तो आपको यह श्रृंखला कैसी लगी, इसे नीचे टिप्पणी में छोड़ दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अधिक श्रृंखला सारांश के लिए सदस्यता लें। आपसे अगली बार मिलेंगे।